नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। प्राचीन इतिहास के प्रैक्टिस सेट के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आपके वनडे कंपटीशन में, खासकर टीजीटी पीजीटी में किस प्रकार से प्रश्न जो बनते हैं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आगे की तरफ देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न जो है आते हैं। देखते हैं। पूछा है प्रश्न, गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी ने 437-38 ईस्वी में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? यानी रेशम बुनकरों की श्रेणी का जो श्रेणी ने बता रहा है कि इनका एक श्रेणी थी, एक गुट था, जिन्होंने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका जो है उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलता है? तो किस अभिलेख में मिलता है? ये मंदसौर अभिलेख में मिलता है ना। बुनकरों की श्रेणी ने सूर्य मंदिर बनवाया था, इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? मंदसौर अभिलेख में। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शामिल सक्रोपम कहा गया है? यानी कि ये सक्रोपम जो है ये स्कंदगुप्त की उपाधि है। पूछ रहा है किस स्तंभ लेख में ये उल्लेख किया गया है कि सक्रोपम जो है स्कंदगुप्त का नाम था। तो ये होगा कन्नौज स्तंभ लेख से। कन्नौज स्तंभ लेख से ये जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त की उपाधि क्या थी? सक्रोपम, है ना। शक्रादित्य भी कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं पुस्तक में शक्रादित्य भी मिलता है, तो सक्रोपम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दीवानी एवं फौजदारी से संबंधित ग्रंथ की रचना सर्वप्रथम कब हुई थी? तो दीवानी और फौजदारी संबंधित ग्रंथ की रचना पूछ रहे हैं। तो दीवानी और फौजदारी यानी कि जो न्याय व्यवस्था थी, दीवानी और फौजदारी में विभाजित कर दी गई थी। तो ये एक तरह से रचना पूछ रहा है। तो रचना का तात्पर्य यही है कि कोई बुक नहीं लिखी गई है। एक तरह से ये है कि ये कब जो है स्थापित किया गया दीवानी फौजदारी, यानी न्याय व्यवस्था को दो वर्गों में विभाजित किया गया, दीवानी और फौजदारी। तो ये गुप्त काल में किया गया था, ठीक है ना। तो ये प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है, गुप्त काल में न्यायपालिका को दो भागों में, दीवानी और फौजदारी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस शासक को उसकी सैन्य कुशलता एवं कुशल प्रशासन के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ये कभी ये बराबर वनडे कंपटीशन में आया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ये इतने आता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पूछा है कि समुद्रगुप्त में पूर्वी दक्कन एवं दक्षिण भारतीय विजय अभियान के समय कुल कितने शासकों को पराजित किया था? यानी कि दक्कन में, खासकर दक्षिण भारत की विजय में लगभग कह रहे हैं कितने प्रांतों को ये इसने क्या किया था, कितने शासकों को पराजित किया था? तो कितने शासकों को पराजित किया था? ये 12 शासकों को इसने पराजित किया था दक्षिणी अभियान में या दक्कन अभियान में, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। पूछा है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? है ना। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी? तो मेघवर्मन ने लिया था ये बोधगया में, है ना। ये जो मेघवर्मन थे श्रीलंका के राजा थे, तो भगवान बुद्ध की इन्होंने मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से जो अनुमति ली थी, ये बोधगया में बनवाने के लिए लिया था। तो बोधगया इसमें सही होगा, बोधगया। अगला है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ये है गुप्त काल में आपको मिलता है। सबसे पहले गुप्त काल से ही मिलता है मंदिर निर्माण के साक्ष्य। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे, यानी विष्णु के उपासक लोग अधिक से अधिक थे। तो विष्णु देवता थे उस समय, उनकी उपासना होती थी गुप्त शासकों के समय में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है कब धारण किया था?
तो द्वितीय ने कब धारण किया था विक्रमादित्य की उपाधि? शकों के उन्मूलन के बाद। तो ये देखिए इसका प्रश्न एक और आता है, ये पूछता है जो चांदी के सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो शकों के उन्मूलन के बाद भी चांदी के सिक्के जारी किए थे और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है ना। ये इस तरह से प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? तो हाँ देखिए प्रश्न आ गया ना। तो चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे तो शकों को पराजित करने के बाद, देखिए शकों के पराजित करने के बाद, ये बराबर कंपटीशन में आता है कि चांदी के सिक्के कब जारी किए थे, तो शकों के पराजय के बाद। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न ही है। अगला प्रश्न है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ में फोक वो की, है ना, ये चाइनीज नाम है। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ में फोक वो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो जो ग्रंथ है ये फाहियान का फोक वो की, तो इसमें किसकी जानकारी नहीं मिलती है, किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का मिलता है, बौद्ध मंदिरों और स्तूपों विहारों का मिलता है, बौद्ध राज्यों का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। फोक वो की में बौद्ध राज्यों का उल्लेख नहीं मिलता है। इस तरह से जो क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन की प्रकृति तो कुछ भी हो सकती है ना, क्वेश्चन को किसी तरह से वो पूछ सकता है, इसीलिए बराबर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जैसे हम पढ़ रहे हैं तो उससे और कौन सा क्वेश्चन निकल सकता है, इस पे भी विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा है, चीनी यात्री इतसिंह द्वारा वर्णित चीन का मंदिर किस गुप्त सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो ये जो इतसिंह ने इसका वर्णन किया था, हाँ चीनी यात्री इतसिंह था, तो उसने वर्णन किया था कि चीन का मंदिर बनवाया था, किस गुप्त सम्राट ने बनवाया था? तो श्रीगुप्त। हाँ ये अभिलेख में मिलता है कि श्रीगुप्त ने चीन का मंदिर बनवाया था, तो ये इतसिंह के विवरण से मिलता है, तो श्रीगुप्त ने बनाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, फाहियान भारत में 405 से 411 ईस्वी तक रहा, वह किस गुप्त शासक के समय में भारत आया था? तो सीधा सा क्वेश्चन आता है कि फाहियान जो है किस गुप्त शासक के समय में भारत आया था? तो किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया था, है ना। इसका प्रश्न जो है बराबर इस तरह से आता रहता है। अगला प्रश्न है, देखिए फिर वही रिपीट कर रहा है एक बार, समुद्रगुप्त के किस अभिलेख में भारतीय नेपोलियन की विजयों का विवरण मिलता है? तो भारतीय नेपोलियन के विजय का विवरण जो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति से। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के विजयों की। अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? यानी कि गुप्तों के समय में, खासकर गुप्त वंश में या उनके शासकों का जो शासन संचालन रहा, तो उसमें पूछ रहा है कि सर्वोत्कृष्ट मंदिर जो है, कौन सा मंदिर सर्वोत्कृष्ट रहा है? तो कौन सा मंदिर सर्वोत्कृष्ट रहा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है सबसे उत्कृष्ट मंदिर गिना जाता है गुप्त स्थापत्य कला में। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आया भी है कई बार कंपटीशन में। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो गुफा संख्या 16, 17, 19 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आया भी है कई बार। तो जो अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 16, 17, 19 किस काल की है? गुप्त काल की है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था, है ना। दिनार जो होती थी वो सोने की मुद्रा होती थी, है ना। ये भी प्रश्न कई बार आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये अमरकोश के लेखक अमर सिंह जो थे, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में देखिए फाहियान भी था और अमरकोश के लेखक अमर सिंह भी थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं,
पूछा है सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट के समय में अभिलेख उत्तरी बंगाल से मिले थे, यानी कि उत्तरी बंगाल से जो अभिलेख मिले थे वह किस गुप्त सम्राट के समय मिले थे, तो कुमार गुप्त के समय में मिला था। बंगाल से जो अभिलेख मिले थे वह कुमार गुप्त के अभिलेख बंगाल से अधिक प्राप्त हुए थे। इस तरह से प्रश्न जो है आपके कंपटीशन में आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा है कि गुप्तकालीन जनपदों की सूची में प्रथम जनपद का सम्मान निम्न में से किसे दिया गया। तो देखिए, गुप्तकालीन जनपदों की जो सूची थी उसमें सबसे अच्छा, सबसे सर्वोत्कृष्ट जो जनपद था वह कौन था? प्रयाग था, जिसे इलाहाबाद नाम दिया गया था। तो प्रयाग जो है उस समय सबसे अच्छे स्थानों में इसकी गिनती होती थी। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत 319-320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। हाँ, ये भी प्रश्न जो है कई बार पूछा है, या तो कभी कभी डेट पूछ देता है कि गुप्त संवत कब लागू किया गया था, तो 319-320 में। तो किसने लागू किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने लागू किया था। ये इस तरह से भी प्रश्न जो है आते हैं। अगला प्रश्न है, हरसेन किस शासक के दरबार में कवि था। तो किस शासक के दरबार में कवि था? समुद्रगुप्त के समय में, भी बताया था मैंने। तो राजदरबारी कवि था, हरसेन राजदरबारी कवि था, समुद्रगुप्त का राजदरबारी कवि था। ठीक है ना। इस तरह से बराबर जो है आपके कंपटीशन में प्रश्न जो है आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है ना। ये गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला एवं साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, उस समय कला और साहित्य का इतना विकास हुआ था, कला और साहित्य इतना चरमोत्कर्ष पर था कि गुप्त काल को क्या कहा जाता था? क्लासिकल युग कहा जाता था। ये भी देखिए क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी निम्न में से किसके कारण प्रसिद्ध थे। धन्वंतरी किसके कारण प्रसिद्ध थे? आयुर्वेद के विद्वान एवं चिकित्सक होने के कारण, है ना। ये सही है, आयुर्वेद के विद्वान थे धन्वंतरी, और क्या थे? ये प्रमुख चिकित्सक भी रहे हैं धन्वंतरी, तो इसके लिए इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सारनाथ के घमेक या धमेश भी कहा जाता है, सारनाथ के घमेश स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में ही हुआ था। ठीक है ना। घमेख जो स्तूप था ये गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था। तो गुप्त काल का प्रमुख खगोल शास्त्री आर्यभट्ट को माना जाता है ना। किसको माना जाता है? आर्यभट्ट को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो किस काल में चलाए गए थे? ये गुप्त काल में चलाए गए थे। ये बराबर प्रश्न जो है आता रहता है। तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गुप्त काल में भगवान बुद्ध की कांस्य निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। तो कांस्य निर्मित प्रतिमा जो है कहाँ से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से, है ना। भगवान बुद्ध की कांस्य की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? सुल्तानगंज से मिली है। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में आया है क्वेश्चन, तो सुल्तानगढ़ ये सही होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था। तो यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ था अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास द्वारा लिखी गई थी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम यह जो है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। तो सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख से मिलता है। कहाँ से मिलता है? एरण अभिलेख से मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा है गुप्त वंश के किस शासक ने हूणों को परास्त किया था। तो हूणों को किसने अंतिम रूप से परास्त किया था? स्कंदगुप्त ने परास्त किया था।
तो हूणों को अंतिम रूप से किसने परास्त किया था? स्कंदगुप्त ने परास्त किया था, है ना। अगला प्रश्न है, निम्न गुप्त शासकों को कालानुक्रम सजाइए। ये पूछ रहा है कि यह गुप्त शासकों का नाम दिया है, पूछ रहा है किसके बाद कौन शासक बना था। तो चलिए देखते हैं, बहुत सरल प्रश्न है ये। तो पहले जो होंगे श्रीगुप्त होंगे, है ना। श्रीगुप्त के बाद कौन आए थे? श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आए थे, है ना। उसके बाद कौन आया था? चंद्रगुप्त प्रथम आए थे। फिर कौन आया था? समुद्रगुप्त आए थे, ठीक है ना। फिर कौन आया था समुद्रगुप्त के बाद? समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था? ये आए थे, छठवां भी समुद्रगुप्त दिया है। हाँ, अब देखिए इसमें देखिए कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर दिया है ना। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक भी दिया है। पहले तो आए थे श्रीगुप्त, 4 हो गया, है ना। उसके बाद घटोत्कच आए, 3 हो गया। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए, 2 हो गया। फिर समुद्रगुप्त आए, ये हो गया। तो हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य आए, ये 6 हो गया। ये थोड़ा मिस्टेक दे दिया है, यह है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, है ना। उसके बाद अंतिम में स्कंदगुप्त, ये 5वें नंबर पे। तो 4 3 2 1 6 5 हो जाएगा, सही है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के अंतिम दिनों में किस नगर का पूर्ण पतन हो गया था? तो गुप्त काल के अंतिम दिनों में किस नगर का पतन हो गया था? पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र जो बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसका पतन हो गया था। अगला था, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर जो प्राप्त हुआ था, ये भरतपुर में पड़ता है, बयाना से। बयाना जो था, ये स्थान का नाम है, यहीं से गुप्तकालीन सबसे अधिक सिक्के प्राप्त हुए थे। तो ये भरतपुर में यानी राजस्थान में पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं। पूछा है कि ह्वेनसांग ने किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था, किसे माना जाता है? शक्रादित्य को, यानी कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य उनकी उपाधि रही है। तो शक्रादित्य कहिए या महेंद्रादित्य कहिए, ये कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि रही है, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। तो ऐसी जानकारी मिलती है, ह्वेनसांग के विवरण से जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नकृत लेखक के युग्म को कालानुक्रम सजाइए, है ना। तो ये सबकी रचना दिया है और सब लेखकों का नाम भी दिया है। तो चलिए, सबसे पहले अष्टाध्यायी यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी की रचना हुई थी, ये सही है ना। उसके बाद जो है निरुक्त, यास्क का निरुक्त, है ना, इसकी रचना हुई थी, 2 1 हो गया। उसके बाद अर्थशास्त्र की रचना हुई थी, चाणक्य द्वारा किया गया था, है ना। उसके बाद जो है मेगास्थनीज की इंडिका की रचना हुई थी, ये हो गया, है ना। उसके बाद जो है पतंजलि का महाभाष्य की रचना हुई थी, ये हो गया। और उसके बाद अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, तो ये हो गया 2 1 3 4 6 और 5। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी सबसे पहले है ना, सबसे लास्ट में जो है यह अश्वघोष का बुद्ध चरित्र है। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है आते रहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चीनी यात्री सुंगयून जिसने 515 से 520 ईस्वी तक भारत में निवास किया, तिगिन को हूणों का प्रथम शासक माना। हूणों का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? यही मतलब एक तरह से पूछ रहा है कि हूणों का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन माना गया था? तो तोरमान जो थे, ये हूणों के सर्वश्रेष्ठ शासकों में इनकी गिनती होती है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों से मुक्त होने के बाद वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? तो किसने की थी वल्लभी में स्वतंत्र सत्ता? मैत्रक वंश की स्थापना हुई थी। यानी कि कह रहे हैं कि गुप्त वंश से जब मुक्त पाने के बाद वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपने को स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी? तो मैत्रेक वंश ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी, है ना, मैत्रेक वंश ने। अगला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की?
तो थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने की थी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार कंपटीशन में आ भी चुका है। अगला प्रश्न है, मौखरियों ने कन्नौज को अपनी स्वतंत्र राजधानी बनाया, इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो मौखरी वंश का जो प्रथम शासक था वो ईशान वर्मा था। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ईशान वर्मा था, है ना, ईशान वर्मा को माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, पूछ रहा है हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद कहाँ पर सम्मेलन का आयोजन करता था? तो हर्षवर्धन जो है प्रयाग में महामोक्ष परिषद कहा जाता है इसे, तो महामोक्ष परिषद यानी कि धर्म संसद एक तरह से होती थी। तो प्रत्येक 5 वर्ष में सम्मेलन आयोजित करता था, प्रयाग में करता था। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के दक्षिणी विजय अभियान को किस नदी के किनारे रोका था? ये भी देखिए क्वेश्चन आया है। तो नर्मदा नदी के किनारे रोक दिया था। यानी कह रहे चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के दक्षिणी अभियान को किस नदी के किनारे रोका था? तो कहाँ रोका था? नर्मदा नदी के किनारे रोका था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। तो हेनसांग जो था ये चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, यह क्वेश्चन आता है। अगला प्रश्न है, पराक्रमी एवं कुशल प्रशासक होने के साथ साथ हर्ष लेखक भी था, निम्न में से कौन से हर्षवर्धन की रचना नहीं है? देखिए क्वेश्चन आता है। तो हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं और जब भी पूछता है नहीं करके ही क्वेश्चन ही आता है। तो कौन सी हर्षवर्धन की रचना नहीं, यही पूछ रहा है। तो हर्षचरित्र ये हर्षवर्धन की रचना नहीं, हर्षवर्धन ने हर्षचरित्र थोड़ी लिखा है। परिदर्शिका लिखा है, रत्नावली लिखा है, नागानंद लिखा है ना, तो यही रचना हर्षचरित्र रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, हर्ष के दरबारी लेखक बाणभट्ट की कृतियों में कौन उनसे संबद्ध नहीं है? तो हर्षवर्धन के दरबारी लेखक बाणभट्ट की कृतियों में कौन उससे संबद्ध नहीं है? तो कौन उससे संबद्ध नहीं है? मालविकाग्निमित्रम, है ना, ये मालविकाग्निमित्रम एक कालिदास की रचना है। हर्षवर्धन के दरबारी लेखक बाणभट्ट की कृतियों में कौन उसकी संबंध नहीं है? तो मालविकाग्निमित्रम वो है कालिदास की रचना है। हर्षचरित, कादम्बरी और रामचरित ये जो है बाणभट्ट की है। अगला प्रश्न है, देखिए हाँ ये चीनी यात्री हैं, कब कब आए थे, तो इसको मिलान करना है। तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था मेगस्थनी, सबसे पहले आया था मेगस्थनी, सबसे पहले आया था। उसके बाद कौन आया है? उसके बाद फाहियान आया है। फाहियान के बाद कौन आया है? सुंगयून आया है ना, और सुंगयून के बाद हेनसांग आया है, और हेनसांग के बाद जो है इतसिंग आया है। ठीक है ना, यही है 3, 2, 4, 5, 1 यही सही है। अगला प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के मध्य युद्ध हुआ था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एहोल प्रशस्त अभिलेख से मिलती है। तो एहोल अभिलेख इसकी जानकारी देता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर दर्शन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि मयूर दर्शन ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाया था, यही पूछ रहा है। तो कहाँ पर बनाया था, देखते हैं इसको, कहाँ पे बनाया था? बैजंती या बनवासी में बनाया था। यानी मयूर दर्शन ने जो कदम्ब राज्य की स्थापना की थी, तो कदम्ब राज्य की जो स्थापना की थी तो मयूर दर्शन ने किया था, तो उसकी राजधानी कहाँ थी? बैजयंती या बनवासी। अगला प्रश्न देखते हैं, गंग वंश के शासक 2 भागों में बटे थे। पूर्वी गंग के शासकों ने कलिंग में अपनी शासन सत्ता स्थापित की। पश्चिमी गंग शासकों ने कोलार को अपनी राजधानी बनाया। पश्चिमी गंग किसके सामंत थे? तो किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। पश्चिमी गंग किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत माने जाते थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं। पूछा है, गुप्तोत्तर काल का महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन निम्न में से किसे माना जाता है? गुप्तोत्तर काल में जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन था, सामंती व्यवस्था एवं भूमिदान प्रणाली। सामंती व्यवस्था और भूमिदान प्रणाली का जो प्रथम
जो वरीयता दी गई या मुख्य रूप से फोकस किया गया था वो गुप्तोत्तर काल में किया गया था। तो ये सामंती व्यवस्था और भूमिदान प्रणाली, ये सबसे बड़े परिवर्तन था, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, पूछा है संगम साहित्य में 3 राज्यों का उल्लेख मिलता है, असत्य पर निशान लगाएं। तो 3 राज्यों का जो उल्लेख मिलता है, चोल चेर पांड्य का मिलता है, ये पल्लव का नहीं मिलता है। चोल चेर पांड्य का उल्लेख मिलता है संगम साहित्य में। अगला प्रश्न है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षक में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो 3 संगमों का जो आयोजन किया गया था, है ना, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? तो पांड्य, है ना, पांड्य में ही 3 संगमों का आयोजन कराया गया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमिलित करना है, इसको मिलान करना है। तो जो संगम 3 हुए थे तो उसके अध्यक्ष कौन थे, है ना, तो इसमें देखते हैं। प्रथम जो संगम हुआ था उसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि थे, है ना, है ना। हाँ, प्रथम संगम के अध्यक्ष जो थे अगस्त ऋषि थे। द्वितीय संगम का जो आयोजन किया गया था अगस्त्य एवं तोलकपियर रहे हैं। द्वितीय संगम में तोलकपियर रहे हैं उसके अध्यक्ष। और तृतीय संगम के जो अध्यक्ष रहे हैं मक्किरर रहे हैं। मक्किरर तृतीय संगम के अध्यक्ष माने जाते थे। अगला प्रश्न है, तोलकापियम निम्न में से किससे संबंधित था? तो तोलकापियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो तोलकापियम जो था उस समय तमिल व्याकरण को ही तोलकापियम कहा जाता है ना, तमिल व्याकरण सही है। अगला प्रश्न है, संगम युगीन महाकाव्य में से कौन सा बेमेल है? यानी कि इसमें भाई 3 महाकाव्य की चर्चा की गई है संगम काल में, तो कौन कौन से महाकाव्य थे? शिल्पाधिकारम, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय, जीवन चिंतामणि, यह 3 महाकाव्य थे। तोलकापियम महाकाव्य नहीं था, यह तमिल व्याकरण ग्रंथ था। ठीक है ना, यही नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया है, हाँ, यह इधर ग्रंथ दिया है जो महाकाव्य रचित थे और उसके रचनाकार कौन कौन थे, ये भी कभी कभी आ जाता है। तो कौन कौन रचनाकार थे यही पूछ रहा है ना, तो इसमें देख लेते हैं, मिलान करते हैं, देखते हैं। तो मिलान करने पे देखते हैं, शिल्पाधिकारम के जो लेखक थे इंदिगो आदिगल, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शिल्पाधिकारम इंदिगो आदिगल हो गए, ठीक है ना। तोलकपियम की रचना किसने किया था? तोलकपियर ने किया था। ये नाम तो मैच करता है, इसीलिए इसमें भ्रम न करिएगा। जीवक चिंतामणि की रचना किसने किया था? तिरुक्कदेवर ने किया था। तो जीवक चिंतामणि तिरुक्कदेवर थे। मणिमेखलय की रचना किसने किया था? शीतल सीतनार ने किया था। शीतल सीतनार ने जो है मणिमेखलय की किया था। तो ये इससे मैच करा देंगे तो 3, 4, 1, 2 हो जाएगा, ख सही है। अगला प्रश्न है, कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा था? तो तोलकपियर ये द्वितीय संगम में ही संकलित किया गया था। तो तोलकपियम द्वितीय संगम में संकलित ग्रंथ रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संगम युगीन चेर शासक ने पत्नी पूजा यानी कड़ग्गी पूजा कहा जाता है। एक तरह से कड़ग्गी मतलब होता है पत्नी पूजा, है ना। हाँ, किस संगम युगीन चेर शासक ने पत्नी पूजा या कड़ग्गी पूजा की प्रथा को प्रारंभ किया था? तो सेनगुट्टुवन ने प्रारंभ किया था, है ना। औरतों की जो पूजा होती थी, यानी ये पत्नी पूजा एक तरह से वही बात कह रहे हैं, कड़ग्गी मतलब औरत ही होती है। तो इसका प्रारंभ प्रथा किसने शुरू किया था? सेनगुट्टुवन ने किया था। इम्पोर्टेंट, ये भी कई बार आया कॉम्पिटिशन में। किस संगम युगीन शासक ने दक्षिण गन्ने की खेती प्रारंभ कराई थी? तो दक्षिण भारत में गन्ने की खेती का प्रारंभ जो किया था आदिल इमान उर्फ नडुमान अंजी ने किया था। तो आदिग इमान जो है, आदिग इमान इनका नाम था, नडुमान अंजी, इसी ने ही दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ किया था।
बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस तरह क्वेश्चन बना दिया है, टांग का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, संगम युगीन अंत्येष्टि संबंधी कथन में कौन सा असत्य है? मतलब संगम युग में अंत्येष्टि के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। तो कौन सा कथन गलत देखते हैं। ताबूत में दफन किया जाता था, ये सही है। दाह संस्कार होते थे, ये भी सही है। हैं, सीधा दफन करना, ये भी सही है। पक्षियों जानवरों के लिए खुला छोड़ देना, नहीं ये नहीं सही है। पक्षियों जानवरों के लिए खुला नहीं छोड़े जाते थे शवों को, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना भी ना भूलें। मेरी वीडियो कैसी लगी लिख के ज़रूर भेजें। खासकर ये जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ प्राचीन इतिहास को, यह आपके प्रत्येक कंपटीशन के लिए है ना, और ख़ासकर टीजीटी पीजीटी के लिए फोकस किया गया है। और जो साथी मेरे जो बीएड एंट्रेंस देना चाहेंगे उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा। आपके एशियन हिस्ट्री से लगभग 10-15 प्रश्न जो हैं आते हैं। और इसके लिए चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो के साथ पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।